और सबसे पहले आपको बताएं, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज में भी शिकस्त दे दी है। तीसरे और आखिरी मैच में कीवी टीम ने पाकिस्तान को 43 रन से शिकस्त दी। बारिश से मुतासरा मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 265 रन का हदफ दिया। पाकिस्तानी टीम 40 ओवर्स में 221 रन बनाकर आउट हो गई। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज में भी शिकस्त दे दी है। तीसरे और आखिरी मैच में कीवी टीम ने पाकिस्तान को 43 रन से शिकस्त दी, जबकि बारिश से मुतासिर मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 265 रन का टारगेट दिया, जबकि पाकिस्तानी टीम 40 ओवर्स में 221 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। बाबर आजम के स्कोर की बात करें तो उन्होंने 50 रन बनाए, जबकि रिजवान और अब्दुल्ला ने 33 रन बनाए। न्यूजीलैंड के बेन स्टोक्स ने 34 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। मैच बारिश के बायस 42 ओवर्स तक महदूद किया गया था। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को तीसरे वनडे में भी 43 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। न्यूजीलैंड को 264 रन के जवाब में पाकिस्तान टीम 191 रन बनाकर आउट हो गई थी। बेन स्टोक्स ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। इसके अलावा अगर इमामुल हक की बात करें तो उन्हें जबड़े में गेंद लगी, जिसके बायस वो जख्मी हो गए। अस्पताल में तमाम टेस्ट उनके मुकम्मल किए गए। चेकअप में इमाम के रिपोर्ट्स क्लियर आई हैं और ख़तरे की कोई बात नहीं है। ज़राए का कहना है कि वो डॉक्टर की ज़ेरे निगरानी है। इमामुल हक को बैटिंग के दौरान फील्डर की थ्रो हेलमेट में लगी, जिससे वो कंकशन टेस्ट पास नहीं कर सके थे और इस तरह वो रिटायर्ड होकर मैच से बाहर चले गए थे। सिर्फ 1 रन बनाने में कामयाब रहे थे और फिर रिटायर्ड हर्ट होकर मैच से चले गए थे। और पाकिस्तान की अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो पाकिस्तान को तीसरे वनडे में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और 43 रन से न्यूजीलैंड ने ये शिकस्त दी है। क्लीन स्वीप कर दिया है। ओडीआई सीरीज़ के अंदर इससे पहले T20 इंटरनेशनल में भी पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। सिर्फ 1 मैच पाकिस्तान उसमें जीतने में कामयाब रहा था। आज के मैच में अगर हम देखें तो बाबर आजम ने 50 रन स्कोर किए हैं। रिजवान और अब्दुल्ला ने 33 रन बनाए हैं। बेन स्टोक्स न्यूजीलैंड की जो बॉलर हैं उन्होंने 34 रन देकर 5 विकेटें हासिल की हैं। अलबत्ता जब मैच शुरू हो रहा था तो बारिश हुई, जिसके बायस मैच 42 ओवर्स तक महदूद भी किया गया था। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज में वाइट वॉश कर दिया है। तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने 43 रन से फतह हासिल की। बारिश के बायस दोनों टीमों को 42 ओवर्स दिए गए थे, जबकि न्यूजीलैंड ने मुकर्ररा 42 ओवर्स में 8 विकेट पर 264 रन बना लिए थे। न्यूजीलैंड की टीम की बात करें तो कैप्टन माइकल ब्रेसवेल 59 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। रेस मारियो ने 58 और डैरिल मिचेल ने 43 रन बनाए, जबकि आकिफ जावेद ने 4 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान टीम 191 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम की बात करें तो उन्होंने 50 रन स्कोर किए। बेन स्टोक्स ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज में भी शिकस्त दे दी है, जबकि तीसरे और आखिरी मैच में कीवी टीम ने पाकिस्तान को 43 रन से शिकस्त दी है। बारिश से मुतासिर मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 265 रन का टारगेट दिया था। पाकिस्तानी टीम 40 ओवर्स में 221 रन बनाकर पाकिस्तान की पूरी टीम आउट हो गई थी। बाबर आजम ने 50 रन बनाकर बाबर आजम नुमाया रहे। रिजवान और अब्दुल्ला ने 33 रन स्कोर किए, जबकि न्यूजीलैंड के बेन स्टोक्स ने 34 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। माउंट मैग्नॉय में गुज़श्ता रात की बारिश के बायस मैच 42 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। न्यूजीलैंड ने मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेट पर 264 रन बनाए। कप्तान माइकल ब्रेसवेल 59 रन बनाकर नुमाया रहे। ओपनर रीस मारियस 58 और डैरिल मिचेल ने 43 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से आकिफ जावेद ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में ओपनर इमामुल हक फील्डर की गेंद लगने से रिटायर्ड हर्ट हुए। अब्दुल्ला शफीक ने 33 रन बनाए। उस्मान खान 11 रन बना सके। बाबर आजम 50 रन बनाकर नुमाया रहे, जिसके बाद कोई बैटर क्रीज पर न टिक सका। सलमान आगा 11, रिजवान 37, फहीम 3, नसीम शाह 17 और वसीम जूनियर बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। तैयब ताहिर ने 33 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 191 रन बनाकर आउट हो गई। न्यूजीलैंड की जानिब से बेन स्टोक्स ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। न्यूजीलैंड ने 43 रन की फतह के साथ सीरीज के तीनों वनडे जीतकर पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया। और न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में ग्राउंड की फ्लड लाइट्स बंद होने का अनोखा वाकया पेश आया। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर जैकब डफी के बॉल डिलीवर करते वक्त पूरा ग्राउंड में अंधेरा छा गया। बैटर तैयब ताहिर बमुश्किल बॉल लगने से बचे। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में पाकिस्तानी ओपनर इमामुल हक को रन लेते हुए फील्डर की थ्रो जबड़े पर लगी। इमामुल हक के अस्पताल में तमाम टेस्ट मुकम्मल कर लिए गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में पाकिस्तानी ओपनर इमामुल हक जबड़े पर बॉल लगने से जख्मी हुए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके तफसीली चेकअप्स हुए। ज़राए के मुताबिक अस्पताल में चेकअप के दौरान तमाम रिपोर्ट्स क्लियर आई हैं और ख़तरे की इस वक्त कोई बात नहीं, लेकिन इमामुल हक डॉक्टर की ज़ेरे निगरानी रहेंगे। इमामुल हक को बैटिंग के दौरान फील्डर की थ्रो हेलमेट पर लगी थी, जिससे वो कंकशन टेस्ट पास नहीं कर सके थे।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि IMF मिशन का दौरे पाकिस्तान। IMF ने 2 माह में पाकिस्तान में गवर्नेंस में बेहतरी के लिए दूसरा मिशन भेजा है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF मिशन 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेगा। इस पर मजीद भी डिटेल्स जानेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम ने ज्वाइन किया है। अशरफ बताइएगा। जी बिल्कुल, ये 2 माह में दूसरा दौरा है IMF मिशन का, जिसका बेसिक मकसद ये का पाकिस्तान में गवर्नेंस को बेहतर करना और करप्शन को रोकना है। लेकिन इसकी एक अहम चीज ये मैं आपसे शेयर करता हूँ कि कल जो हमने मुख्तलिफ जगहों पर बात की, उसमें हुकूमत की सतह पर एक फैसला किया कि इस वक्त की मसरूफियत से किसी भी तौर पर किसी को आगाह नहीं किया जाएगा, ना ही इसका तहरीरी शेड्यूल जारी किया जाएगा ताकि मीडिया को इसकी खबर ना लग सके। इसमें दौरे के दौरान जो 14 अप्रैल तक जब पाकिस्तान में रहेगा वफद, इसमें मुख्तलिफ महकमे जिनमें खास तौर पर स्टेट बैंक, FBR, वजारत खजाना, वजारत तजारत, इसमें कंप्यूटर कमीशन ऑफ पाकिस्तान, नैब, FIA और दूसरे वजारत कानून और भी इनके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार है उनसे भी मुलाकातें करेगा। इस मकसद इस दौरे का ये है कि पाकिस्तान में गवर्नेंस खा वो किसी भी महकमे में हो, अदलिया में हो, दूसरे महकमे में हो, फाइनेंशियल सेक्टर से डील करने वाले महकमे में, उनमें मुझसे मिल के उन पर अपनी मालूमात लेगा कि इस वक्त करप्शन और जो गवर्नेंस है उसको बेहतर बनाने के लिए हुकूमत क्या कर रही है। साथ साथ किसी लम्हे पे IMF जाके किसी मरहले पे फ्यूचर में पाकिस्तान को एडवाइस भी करेगा कि करप्शन को कैसे रोकना है और किस तरह जो गवर्नेंस को इम्प्रूव करना है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ मलखम, आप अपडेट कर रहे थे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मंसूबा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। गड़ी खुदाबख्श में साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब में कहा, अगर अवाम कहेंगे कि कैनाल्स नामंजूर हैं तो पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ के साथ नहीं, अवाम के साथ खड़ी होगी। मुशर्रफ का दौर हो, PTI का या मौजूदा दौर, ऐसा कोई फॉरम नहीं जहां पीपल्स पार्टी ने ये जिद्दोजहद ना की हो। कैनाल मंसूबे को पूरा होने नहीं देंगे। शहबाज शरीफ साहब, अगर ये अवाम का मुतालबा है कि नया कैनाल नामंजूर है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं होगी। ये मंसूबा अब ऐसा मुतनाज़ा बन चुका है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको ऐसे कोई गैर जिम्मेदाराना फैसला नहीं लेने देंगे जिससे पाकिस्तान को और हमारे वफाक को नुकसान हो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर ने कहा है कि दरियाई सिंध के मसले पर हम सब मुत्तहिद हैं। सिंध के हकीकी वारिस सब इस जलसे में मौजूद हैं। दरियाई सिंध को तोड़कर हमें तकसीम करना चाहते हैं तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की जानिब से जिना बाग चौक लाड़काना में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी पर जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे से खिताब में जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर का कहना था कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कोई बादशाह या शहनशाह नहीं थे, बल्कि अवामी लीडर थे जिन्होंने मुल्क को आइन दिया। जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर ने कहा कि दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ पूरी कौम पर एक प्लेटफॉर्म पर दरियाए सिंध को जीतने दो और हमें जीने दो। जलसे में GDA, कौम परस्त जमातों और JUI के रहनुमाओं ने भी शिरकत की, जिसमें उनका कहना था कि सिंध को लुटेरों और डाकुओं के हवाले कर दिया गया है। सिंध कैनाल मंसूबे को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूंग लखपास पर धरना 90 रोज़ भी जारी है। सरबराह अख्तर मेंगल का कहना है कि मुतालबात ना माने गए तो कल कोयटा की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिन का कहना है कि सरबराह BNP से हुकूमती वफ़द ने मुज़ाकरात की 2 नशिस्तें की हैं। एहतजाज के लिए सरियाब रोड पर जगह की फराहमी की पेशकश भी की गई है। मस्तूंग लखपास पर धरने में अख्तर मेंगल समेत दीगर रहनुमा और कारकुन शरीक हैं। शुरा से खिताब में अख्तर मेंगल का कहना था कि BNP लॉन्ग मार्च का मकसद ख़वातीन की रिहाई है। उन्होंने कहा कि मावराए आइन ख़वातीन की गिरफ्तारी काबिल मज़म्मत है और वो आज शाम तक ख़वातीन की रिहाई ना हुई तो कल कोयटा की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि BNP को सरियाब रोड पर एहतजाज की पेशकश की गई है, लेकिन कोयटा के रेड जोन में एहतजाज करना चाहती है, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी।
अभी आपको बताएं कि तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद ने कहा है कि हुकूमती कमेटी ने सरबराह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी सरदार अख्तर मेंगल से मुज़ाकरात किए। सूबाई हुकूमत की कोशिश यही थी कि सियासी डायलॉग से मामले को हल किया जाए। दोनों अतराफ को लचक दिखाना होगी। अगर अख्तर मेंगल बाजिद रहेंगे तो हुकूमत के पास भी ऑप्शंस मौजूद हैं। सूबे में दफ़ा 144 नाफिज है, इसकी खिलाफ वर्जी की गई तो कानून अपना रास्ता खुद लेगा। सरदार अख्तर मेंगल के 3 बड़े मुतालबात थे, जिनमें सबसे बड़ा मुतालबा BYC की क़यादत या डॉक्टर महारंग की रिहाई थी, जिस पर सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह था कि अदालतें अगर उन्हें रिलीफ फराम करती हैं तो सूबाई हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं होगा। दूसरा, उनका क्वेटा की तरफ मार्च का जो मुतालबा था, सूबाई हुकूमत ने उस पर उनसे डायलॉग किया और डायलॉग के नतीजे में सूबाई हुकूमत ने पॉलिटिकल पार्टीज़ की मशावरत के साथ ये फ़ैसला किया कि शावानी स्टेडियम सरियाब रोड तक उन्हें आने की इजाज़त दी जाएगी, जिसे उन्होंने तस्लीम नहीं किया। वो इस बात पर बज़िद हैं कि उनका धरना रेड जोन में होगा, जिस मुतालबे को तस्लीम करने को हुकूमत तैयार नहीं है। हुकूमत का इस पर वाज़ेह मौक़िफ़ है कि बलूचिस्तान में किसी भी शहरी या सियासी जमात या गुरोह का पुरअमन एहतजाज हक है, लेकिन ये एहतजाज किस मकाम पर होगा, कितनी देर के लिए होगा, इसको मैनेज किस तरीके से किया जाएगा, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का राइट है, तो उस राइट को हुकूमत एक्सरसाइज करना चाहती है। कराची में ईद के रोज़ डिफेंस में डकैती मुज़ाहमत पर शहरी के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। काशिफ मुश्ताक नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, बताइए मुलजिमान को किस तरह से ट्रेस किया, पुलिस का क्या कहना है? देखिए, ईद के तीसरे रोज ये वाकया रिपोर्ट हुआ। डिफेंस फेज 1 में जो है वो डकैती मुजामत पर फायरिंग हुई और फायरिंग के दौरान जो है वो एक शहरी को कत्ल कर दिया गया। इसकी सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई थी और सीसीटीवी फुटेज में 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजमान को काफी देर तक वो मुजामत करते हुए और उसके बाद फायरिंग करके शहरी को कत्ल करते हुए देखा जा सकता है। DIG साउथ से हमारी बात हुई, उनकी जानिब से बताया गया कि टेक्निकल बुनियादों पर जो है वो डिफेंस फेज 2 में कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई के दौरान इन दोनों मुलजमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया और इनसे मोटरसाइकिल और असला बरामद हो गया है। बहुत शुक्रिया काशिफ मुश्ताक, आप अपडेट करेंगे। कराची के निजी अस्पताल में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इलाज जारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है कि सदर मुमलिकत की तबीयत बतदरीज बेहतर हो रही है। सदर जरदारी से मुलाकातों पर पाबंदी बरकरार है। सदर के अहले खाना को इलाज से मुकम्मल आगाही फराहम की जा रही है। और मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को तोरखम के रास्ते मुल्क बर्दर किया जा रहा है। 2 रोज़ के दौरान 16 ख़ानदान डिपोर्ट कर दिए गए हैं। इमिग्रेशन हुक्काम के मुताबिक तोरखम बॉर्डर के रास्ते गैर कानूनी रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। 2 रोज़ के दौरान 16 अफगान ख़ानदानों को तोरखम के रास्ते अफगानिस्तान के हवाले कर दिया गया। इमिग्रेशन हुक्काम के मुताबिक जिन अजला से गैर मुल्कियों को हिरासत में लिया जाता है, वहाँ का नादरा अमला भी तोरखम सरहद तक हमराह होता है। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान ने कालादम TTP समेत दहशतगर्द गिरोहों नाम नहाद बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड के जरिए जदीद और मोहले गैर कानूनी हथियारों के हुसूल और इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के आर्या फार्मूला इजलास में बयान देते हुए पाकिस्तान के मिशन को काउंसलर सैयद आतिफ रज़ा ने कहा कि दहशतगर्द गिरोहों के पास अफगानिस्तान में छोड़े गए अरबों डॉलर मालियत के गैर कानूनी हथियार मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के शहरियों और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इन दहशतगर्द तंजीमों को हमारे बुनियादी मुखालिफ मुल्क की जानिब से बैरूनी इमदाद और माली मावनत भी हासिल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए तजारती इक़दामात ने आलमी मईशत को हिला कर रख दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 10% आलमी टैरिफ आज से नाफिजुल अमल हो गया, जिससे कई ममालिक मुतासिर हुए हैं, जबकि आलमी मंडियों में 50 खरब डॉलर का नुकसान रिकॉर्ड किया गया। ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, सऊदी अरब समेत 57 ममालिक पर मजीद महसूलात 9 अप्रैल से आयद होंगे। इब्तदाई टैरिफ चीनी, यूरोपी और वियतनामी मसनूआत पर 34 से 54% तक पहुँच जाएंगे। ताहम तेल और दवा साजी और सेमी कंडक्टर्स जैसी 1000 से ज़ायद मसनूआत को इस्तिस्ना दिया गया है। अभी आपको बताएं कि दुनिया की 2 बड़ी मईशतों के दरमियान
तिजारती जंग में शिद्दत आ चुकी है। चीन का कहना है कि आलमी मंडी ने अमरीकी सदर ट्रंप के आयद करदा महसूलात को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने बयान में कहा कि अब वक्त है कि अमरीका अपने गलत इक़दामात रोक दे और तिजारती शराकतदारों के साथ बराबरी की बुनियाद पर मुशावरत से इख्तलाफात हल करे। चीन की मुख्तलिफ तिजारती एसोसिएशंस ने नई मंडियों की तलाश पर जोर देते हुए खबरदार किया कि अमरीकी टैरिफ से अमरीका में महंगाई बढ़ेगी। चीन ने अमरीकी मसनूआत पर 34% जवाबी महसूलात आयद कर दिए हैं और बाज़ नायाब धातों की बरामदात पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ट्रंप की पॉलिसी से अमरीकी मार्केट्स में शदीद मंदी देखी गई। और यहाँ आपको बताएं, गजा में इस्राएली फ़ौज के वहशियाना हमले जारी हैं। मज़ीद 38 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 86 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 287 ज़ख्मी हुए हैं। जंग बंदी के खात्मे के बाद से अब तक 1249 फ़लस्तीनी शहीद और 3022 ज़ख्मी हो चुके हैं। मेडिकल डायरेक्टर अल-शिफा अस्पताल का कहना है कि अस्पताल में ज़ख्मियों के इलाज के लिए जगह नहीं बची। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी अनरा के सरबरा का कहना है कि जंग बंदी के खात्मे के बाद से रोज़ाना कम अज़ कम 100 फ़लस्तीनी बच्चे जाँ बहक या ज़ख्मी हो रहे हैं। हमास ने खबरदार किया है कि यरगमालियों में से निस्फ शदीद ख़तरे में हैं क्योंकि वो उन इलाकों में मौजूद हैं जहाँ इसराइल ने जबरी इनखला के अहकाम दिए हैं। उधर अमरीकी लड़ाका तैयारों के यमन के हूसी कंट्रोल वाले इलाकों पर मजीद 2 फ़ज़ाई हमले। अमरीकी मीडिया का नामालूम ज़राए के हवाले से बताना है कि नेतन्याहू पीर को अमरीका का दौरा करेंगे। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस की दाएं बाजू की रहनुमा मैरीन ली पेन के खिलाफ अदालती फैसले को सियासी इंतकाम करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह मेरे खिलाफ अमरीकी निज़ाम को इस्तेमाल किया गया वैसे ही ली पेन को एक मामूली माली गलती पर इंतखाबी दौड़ से बाहर किया गया। फ्रांसीसी अदालत ने मैरीन ली पेन को यूरोपीय यूनियन के फंड्स में करोड़ों यूरो की खुर्द-बुर्द का मुजरिम करार देकर 5 साल के लिए इंतखाब लड़ने से रोक दिया है, जिससे वो 2027 के सदारती इंतखाब की दौड़ से बाहर हो गई हैं। ली पेन एक मुस्लिम मुखालिफ सियासतदान हैं जिन्होंने फ्रांस में मुसलमानों और तारकीन वतन के खिलाफ कई पाबंदियों की हिमायत की है, जबकि 2015 में इन पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर के इल्ज़ाम में मुकदमा भी किया जा चुका है। और यहाँ आपको बताया, महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब ने डेरा गाजी खान में स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाते हुए 110 पटेर बाजियाब करा लिए हैं। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि जंगली हयात पर हमला दरअसल कुदरती तवाजुन पर हमला है, ऐसे अनासिर को बख्शा नहीं जाएगा। डेप्यूटी चीफ वाइल्ड लाइफ के मुताबिक डेरा गाजी खान में बटेर लकड़ी के साथ क्रेट्स में गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जा रहे थे। मुल्जिमान के खिलाफ तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया गया है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि बटेर स्मगलिंग को नाकाम बनाया जाना जंगली परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ में अहम कामयाबी है। स्कूल, कॉलेजेस और देहात में आगाही मुहिम शुरू की जाएगी। हम आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के हॉस्टल्स में यूनिवर्सिटी इंतजामिया और पुलिस ने मुश्तरका ग्रैंड ऑपरेशन करके गैर कानूनी मुकीम अफराद से हॉस्टल्स खाली करा लिए हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने हॉस्टल्स में तलबा और तालिबात का 8 अप्रैल तक दाखिला भी बंद कर दिया है और ख़बरदार किया है कि 8 अप्रैल से हॉस्टल्स में अलॉटीज़ के सिवा कोई दाखिल नहीं हो सकेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक ऑपरेशन तलबा के 7 और तालिबात के 11 हॉस्टल्स में किया गया। इस दौरान गैर कानूनी मुकीम अफराद का सामान भी कब्जे में ले लिया गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में 8000 तलबा और तालिबात की गुंजाइश मौजूद है। हॉस्टल्स में तलबा और तालिबात का 8 अप्रैल तक दाखिला बंद कर दिया गया है, जबकि 8 अप्रैल से हॉस्टल्स में अलॉटीज़ के सिवा कोई दाखिल नहीं हो सकेगा। अगर बगैर अलॉटमेंट कोई तालिब इल्म हॉस्टल्स में दाखिल हुआ तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।